फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के एडवर्टाइज्ड पोस्ट्स जिसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सब्जेक्ट फिज़िक्स में काफ़ी कम टाइम रह गया है उनके टेस्ट्स में, और मेरा प्लान था कि इसमें मैं बाकायदा तौर पर सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर्स बनाऊंगा। लेकिन इतने कम टाइम में मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं इसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें। ज़ाहिर है जो कोर्स का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी, मतलब पेपर का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ट्रेन ग्रेजुएट टीचर से ही पिक किया गया है, और इसमें एक चैप्टर जो है ये मैकेनिक्स का है। आज मैं इसके कुछ 25 तकरीबन एमसीक्यूज़ पिक करूँगा, और ये 25 एमसीक्यूज़ वैसे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ सेलेक्ट किए थे, लेकिन वीडियोस फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है और कैंडिडेट्स का कंसंट्रेशन लेवल इतना कम होता है कि मतलब ज़्यादा देर तक वो नहीं कर सकते, वीडियोस को देख नहीं सकते। सो इस वजह से मैंने उनको 25 एमसीक्यूज़ में डिवाइड किया है। सो आज फर्स्ट पोर्शन में हमारे पास यहाँ पर मैकेनिक्स का मैंने ये सिलेक्शन की हुई है, और इसमें आप भी अपने फीडबैक दे सकते हैं कि मतलब किस लेवल पर इस चीज़ को लेकर जाया जाए। यहाँ पर ये चीज़ जहन में रखें कि जो कोर्स है आपने उसमें एफएससी का और बीएस का दोनों का जहन में रखना है। लेकिन ये जितने भी हैं, चाहे वो थर्मोडाइनामिक्स है, मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स है, इसमें से अच्छा खासा पोर्शन आपका एफएससी के लेवल पर भी क्लियर हो जाता है। और थोड़ा सा अगर आप उसी एफएससी लेवल को हार्ड लेवल पर लेकर जाते हैं तो और भी वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। सो इस वजह से बीएस लेवल पर भी थोड़ा सा हम क्या करेंगे, फंडामेंटल लेवल पर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अब यहाँ पर भी जो आपको एमसीक्यूज़ नज़र आएंगे दे आर नॉट लाइक दी एमसीक्यूज़ जो कि आप नॉर्मली एमडी कैट या एफएससी के लेवल पर देखते रहते हैं। वो यही टॉपिक्स हैं, लेकिन उनमें थोड़ी सी वो डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि ज़ाहिर है जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनके लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर हैं, तो हार्ड एमसीक्यूज़ के लिए आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। लेकिन अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि जो भी चीज़ में जो भी टॉपिक्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपका फीडबैक जो है वो मेरे लिए बहुत मानी रखता है, तो इसमें आपने ये करना है कि मुझे बताना है कि लेट्स से कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बात की जाए, कोई प्रॉब्लम है, तो एमसीक्यूज़ हैं, ताकि कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गेन कर सकें। सो मूविंग टूवर्ड्स दी सॉल्यूशन, जाने की तरफ से उसकी तरफ जाने से पहले एमसीक्यूज़ की तरफ सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो न्यू व्यूअर्स हैं, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको फ्यूचर में इस तरह की अपडेट्स जो हैं वो रिगार्डिंग फिज़िक्स या जो भी मैथमेटिक्स हैं, रिगार्डिंग दी डिफरेंट टेस्ट्स या इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं या जॉब से रिलेटेड, वो आपको इन टाइम मिलती रहें और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर स्टेटमेंट हमारे पास ये है दैट अ पार्टिकल is moving in a circular path with a constant speed. Which of the following statement is true about the particle's motion? अच्छा, अब यहाँ पर आपको फील हो रहा होगा कि मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू नहीं किया, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब ज़ाहिर है डायरेक्टली सर्कुलर जो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम, आप उसमें मुझे बता सकते हैं, मैं फिर उसमें अलग से क्वेश्चन पिक कर लूँगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो लेवल है वो उसके मुकाबले में थोड़ा सा एडवांस्ड है, मतलब डिफ़िकल्टी ज़्यादा है। सो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन किया गया है दैट अ पार्टिकल इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ और कांस्टेंट स्पीड है, ये दो इन्फॉर्मेशन है। अब उसकी बेस पर आपने यहाँ पर करेक्ट इन्फॉर्मेशन पिक करनी है। पहला ऑप्शन है द पार्टिकल्स एक्सेलरेशन इज़ 0, दूसरा ऑप्शन है द पार्टिकल्स वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, तीसरा ऑप्शन है द पार्टिकल्स एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और चौथा ऑप्शन है द पार्टिकल्स एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अब आप देखें इन्होंने यहाँ पर जो क्वेश्चन पिक किया है, ठीक है, दैट इज़ सिंपली बेस्ड अपॉन द सर्कुलर मोशन,
और इस सर्कुलर मोशन में आपके पास जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है दैट इज स्ट्रेट टूवर्ड्स दी सेंटर। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, यह बात आपको पता होना चाहिए है। सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती है और उसकी बेसिक वजह होती है उसकी डायरेक्शन का चेंज। ठीक है, इसी तरह से एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि ज़ाहिर है जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है डायरेक्शन की वजह से तो वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो सकती, वेलोसिटी का कांस्टेंट नहीं हो सकती। द पार्टिकल्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये आपके पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन एक मेन पॉइंट यहाँ पर आपने जहन में रखना है, और वो क्या है? वो ये है कि अगर यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, तो नॉट के लिए आपके पास यहाँ पर जाहिर है फिर स्टेटमेंट्स डिफरेंट होंगे, लेकिन आप देखें कि द पार्टिकल्स एक्सेलरेशन ये तो करेक्ट है, ये वाला सी वाला। पार्टिकल्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टू अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये भी आपके पास इस कैटेगरी में आता है, इस नॉट वाली कैटेगरी में। ये वाला भी आता है, बी वाला भी आता है, और ये ए वाला भी आता है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। ज़ाहिर है जब वो नॉट की वो यूज़ करेंगे तो 3 उसमें से ऐसे करेंगे जो ठीक होंगे और एक गलत होगा। उस गलत को ही आपने क्या करना होगा, पिक करना होगा, क्योंकि आपने नॉट के ऑप्शन को पिक करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, a force F is applied to the block at an angle theta above the horizontal. What is the acceleration of the block? तो आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, ठीक है, इसको हल्के में नहीं लेना। सो सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है, आप देखें ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसके साथ भी इंफॉर्मेशन उन्होंने क्या कर दी है, स्मूथ, मतलब फ्रिक्शनलेस। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट, यहाँ पर हमने रख दिया एक ब्लॉक, उस ब्लॉक पर एक फोर्स अप्लाई हो रही है जो हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल है ये, ठीक है, ये क्या बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल थीटा। ये है जनाब आपके पास फोर्स। तो फोर्स इस हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, यह हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ एंगल बना रहा है। तो अब आपको क्या करना होगा, फोर्स को रिजॉल्व करना होगा। फोर्स के 2 कंपोनेंट बन जाएंगे, एक बन जाएगा हॉरिजॉन्टल F cos थीटा और दूसरा बन जाएगा F sin थीटा। ठीक हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट जो मास m है ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। अब अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन के लिए आपको लगानी पड़ेगी फोर्स डिवाइडेड बाई m, लेकिन आप देखें कि यहाँ पर फोर्स का एक ऐसा कंपोनेंट है जो इसको हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करेगा। तो आपके पास ये करेक्ट ऑप्शन बनेगा, F इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई m। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, दैट विल बी ऑप्शन ए। तो जनाब यहाँ पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो गया F cos थीटा बाई m। अब आप देखें सिनेरियो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इन मामलात ने ये स्मूथ, थीटा, हॉरिजॉन्टल, इन सब ने इस सिनेरियो को क्या कर दिया है, डिफरेंट कर दिया है। नॉर्मली हमारे पास जब क्वेश्चन आता है तो हमारे पास उसका जवाब ये आता है F बाई m। ठीक है, तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन पर आपने क्या करना है, फोकस करना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड from the ground with an initial velocity v. What is the maximum height reached by the particle? अब आप देखें एक ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, और जब ये ऊपर की तरफ हमने थ्रो किया है सो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, ये किसी टाइम किसी जगह पर जाके रुकेगा। उसकी इनिशियल वेलोसिटी है v, ठीक है। सो इसके लिए आपके पास अगर आपने उसकी वैल्यू मालूम करनी है मैक्सिमम हाइट की,
तो हाइट के लिए आपको इक्वेशन चाहिए है कौन सी? सेकंड इक्वेशन, वी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखें कि ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज़ की है। तो और इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप देखें कि इसकी अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड टुवर्ड्स द ग्राउंड फ्रॉम द ग्राउंड with an initial velocity v, what is the maximum height reached by the particle? सो अब इस सिचुएशन में अगर आप देखें कि इन इक्वेशंस में कोई भी आपको टाइम वाला फैक्टर नहीं नज़र आ रहा, तो जाहिर है आपके पास यहाँ पर ये सेकंड इक्वेशन यूज़ नहीं हो सकती, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ से में नहीं मिलेगा। फिर इसको छोड़कर हम जाएंगे 2gh इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ठीक है, और इसमें आप देखें कि वी एफ की वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पर, यहाँ पर। तो इस केस में आपके पास क्या बचेगा? -2gh, जी की जगह मैं नेगेटिव मैं लगाऊंगा बिकॉज अपवर्ड है, और यहाँ पर माइनस वी आई स्क्वायर है, वो वी स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो वी रखी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल बी इक्वल टू 2gh, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये स्क्वायर रूट वाला जवाब आपके पास आएगा, और ये जी क्या वैल्यू होगी? दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर ये वैल्यू हो गई वेलोसिटी की। अगर हमसे ये पूछा जाए कि वेलोसिटी की वैल्यू मालूम करनी है तो हमें हाइट की वैल्यू यहाँ पर दी जानी चाहिए, और अगर मिसाल के तौर पर मुझे हाइट की वैल्यू मालूम करनी है तो आप देखें कि हाइट में इस चीज़ को यहाँ पर छोड़ दें, ठीक है, और वी स्क्वायर को 2g पे डिवाइड कर दें, ये वाला। सो इस तरह से आपके पास वी स्क्वायर बाई 2g इसका क्या आ जाएगा प्रॉपर आंसर। अब आप देखें फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, थर्ड भी गलत है और चौथा भी गलत है। तो आपके पास यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है ये हो जाएगा करेक्ट। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर बाकी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है कि अगर आपको हाइट की वैल्यू दी गई हो तो आप यहाँ से उसकी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। यही चीज़ अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो तब आप उसकी फाइनल वेलोसिटी भी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। सो नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चन आर देयर, जिससे आप अपने फ्यूचर के बाकी MCQs को भी जहन में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कार इज़ मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद अ कांस्टेंट स्पीड, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द कार्स एक्सेलरेशन। अब आप देखें वही जो पहला क्वेश्चन था उसी को हमने लाया है कि सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, कांस्टेंट उसकी स्पीड है, डायरेक्शन ऑफ कार्स एक्सेलरेशन क्या होगी? टेंजेंशियल टू द ट्रैक? नो। रेडियल टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ट्रैक? यस। रेडियल अवे? नो। परपेंडिकुलर टू द ट्रैक? नो। ठीक है, अब यहाँ पर यह चीज़ जो है ये बेसिकली इसी के साथ रिलेट करती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है ऑप्शन बी। तो इसमें अगर आप इसको ड्रॉ भी कर लें अगेन उसी फिगर की तरह कि अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, तो इसको थोड़ा सा हम सर्कल की शेप दे दें पहले। तो ये अगर एक सर्कल है तो इसमें आपके पास जो इसका सेंटर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये दे आर आस्किंग अबाउट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये उस की मोशन की डायरेक्शन है। आप ये कंसिडर कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो भी होगी, बट दैट विल बी द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन। सो उसके मुताबिक ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड टू स्प्रिंग कांस्टेंट विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट k, द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज्ड, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्लॉक्स ऑसिलेशन। ठीक है, अब इसमें देखें आपके पास जो करेक्ट इक्वेशन है ओमेगा वो है किसके बराबर? k बाई m होल स्क्वायर रूट। लेकिन अगर आप इसमें देखें कि अगर ये क्वेश्चन जो है, ज़ाहिर है यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है k बाई m का, लेकिन आप देखें
कि अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बजाय सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात की जाती तो ओमेगा जो है वो किसके बराबर है, 2 पाई एफ के बराबर है। और इस तरह से 2 पाई एफ के बाई एम स्क्वायर रूट के बराबर होता है। एफ की वैल्यू क्या बन जाती, 1/2 पाई के बाई एम। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं इसके टाइम पीरियड की वैल्यू लिखूंगा सो दैट विल बिकम 2 पाई m/k। सो एक इन्फॉर्मेशन में अपने लिए बहुत सारी चीज़ें निकालें ताकि आपकी एक ही MCQ से अच्छा खासा वो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके। ठीक है। और यही चीज़ कि अगर इसी स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके ये पूछा जाता कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मतलब सिंपल एक क्वेश्चन किया जाता, ऑब्जेक्ट के बारे में ना किया जाता कि इसकी डायमेंशन क्या है k/m की, कोई स्टेटमेंट आपको ना दी जाती, सिंपल ये पूछा जाता कि k/m होल अंडर द रूट की डायमेंशन क्या है। तो आपको पता होना चाहिए है इसकी डायमेंशन है t⁻⁻⁻1। ठीक है, बिकॉज इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू θ/t। ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पर इसके k/m का कहा जाता कि k/m की वैल्यू क्या है, मतलब डायमेंशन क्या है, तो वो होगा t⁻²। सो ये चीज़ें जो हैं थोड़ा सा आपने क्या करना है, अपने जहन में रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आता है तो उसकी एक पूरी एक आपने क्या करनी है, एक सर्जरी करनी है ताकि आपको उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पता चल सके। Next question is, a particle is moving in a straight line with a constant acceleration. What is the shape of the particle's velocity time graph? Okay. The options are a straight line with a positive slope, a straight line with a negative slope, a parabola, a circle. अब देखिए, जैसे कि हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, ठीक है, इसका स्लोप आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक्सेलरेशन। और ये जो स्लोप आपके पास बनता है, दिस वन, एक कांस्टेंट स्लोप, मैं थोड़ा सा इसको ठीक जगह पे रख दूं, बिल्कुल यहाँ पर। तो ये जो स्लोप है ये बिल्कुल आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक यूनिफॉर्मली वेरिंग वेलोसिटी, और उसकी वजह से एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपको मिलती है। ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन हमें मिल रही है ये क्या होगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका स्लोप जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है। सो अब आप देखें कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, अ स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप, अ स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप। तो ज़ाहिर है ये चीज़ गलत हो गई, पैराबोला और सर्कल नहीं हो सकते, राउंड नहीं है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर यह है दैट अ फोर्स ऑफ F इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m कॉजिंग इट टू एक्सेलरेट एट अ रेट a। ठीक है, एक्सेलरेशन का रेट दिया गया है a, मतलब एक्सेलरेशन a है, मास m है। इफ द फोर्स इज डबल्ड व्हाट विल बी द न्यू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पर एक पिछले क्वेश्चन में एक फर्दर मैं करेक्शन यहाँ पर कर दूँ, मतलब क्लैरिफिकेशन, कि जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो इस लिहाज से यहाँ पर स्टेटमेंट में क्लियर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना, क्योंकि ज़ाहिर है नॉर्मली हम जब एक्सेलरेशन को कहते हैं तो उस वक्त हमारा मकसद जो है वो पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमें नेगेटिव को यूज़ करना होता है टर्म को, तो उस वक्त हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सी टर्म, डीसेलरेशन या रिटार्डेशन। सो इस वजह से ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हम क्या मतलब लेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अदरवाइज अगर ये नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये ऑप्शन बी अवेलेबल है, वो फिर उसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके जी। अच्छा, यहाँ पर अब जो अगला क्वेश्चन है उस पर से हम डिस्कशन करते हैं। आप देखें कि एक ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई हो रही है जिसकी वजह से उसकी एक्सेलरेशन ए है, और हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स पर क्या करती है, डायरेक्टली डिपेंड करती है। सो दैट्स वेरी सिंपल कि मैं अगर एफ को क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा, तो ए की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सो व्हाट विल बी द न्यू एक्सेलरेशन, दैट विल बी 2a। ठीक है। सो पहली वाली ए है एफ के लिए, 2f के लिए वो क्या बन जाएगी, 2a।
सो आपके पास ऑप्शन क्या बनेगा? ए और 2A, ऑप्शन नंबर ए जो है फर्स्ट वन। नेक्स्ट इज अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ विद एन इनिशियल वेलोसिटी v। व्हाट इज द शेप ऑफ द पार्टिकल्स ट्रेजेक्ट्री? ठीक है, आपको पता चल गया होगा क्या चीज़ है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ। अब आप देखें, ये बिल्कुल ऐसी एक मिसाल है कि जैसे ये इस पोर्शन से मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या करता हूँ, इस डायरेक्शन में थ्रो करता हूँ, तो ज़ाहिर है ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये इस पॉइंट को रिलीज़ करेगा, आगे जाएगा, इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करना शुरू कर देगी। ठीक है, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ जाएगा। सो ये स्ट्रेट लाइन, नो। अ पैराबोला, अ सर्कल, एन एलिप्स। तो ये जो मोशन है ये क्या है? आपके पास कौन सी मोशन बन गई है? प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्ट्री जो है वो क्या होती है? पैराबोलिक होती है। तो हमारे पास क्या आएगा? दैट विल बी अ पैराबोला। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विद एन एंगल थीटा। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द ब्लॉक्स वेट एक्टिंग पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन? ऑप्शंस आपके पास गिवन है, कौन कौन से? mg sin थीटा, mg cos थीटा, mg टेंजेंट थीटा एंड mg बाय sin थीटा। सो ये इंक्लाइन प्लेन हमने बनाया है जिसमें ये ऑब्जेक्ट जो है दैट इज हैविंग मास m, ये ठीक है। और यहाँ पर इसके डाउनवर्ड जो हमने शो की है ये क्या है? इसकी वेट की डायरेक्शन है। तो इस केस में अगर हम अभी इस वेट को विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, जो कि इंक्लाइन प्लेन आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ये इंक्लाइन प्लेन है, इसके रिस्पेक्ट के साथ क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे। सो ऑब्वियसली एक कंपोनेंट बनेगा बिल्कुल इसका परपेंडिकुलर, ये वाला। ठीक है, और ये तो बड़ा हो गया, इसको छोटा कर दें। और दूसरा कंपोनेंट जो बनेगा वो बिल्कुल इसी इंक्लाइन प्लेन के क्या होगा? पैरेलल होगा। ठीक है, सो वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये सो जो पैरेलल होगा और परपेंडिकुलर होगा, अब उसके साइन और कॉस का कैसे पता चलेगा? यहाँ पर ये आपके पास एंगल बनेगा थीटा। थीटा का ये वाला साइड जो है ये अपोजिट है, जो कि बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है। आप देखें इसकी डायरेक्शन, ठीक है, और ये इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन। सो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट इसका होगा परपेंडिकुलर। ये एंगल 90 है, ये वाला साइड हो जाएगा बेस, और ये तो ऑलरेडी हाइपोटेन्यूस है, एक्चुअल वेक्टर है w। सो इस सिचुएशन में ये वाला जो कंपोनेंट हमारे पास बनेगा दैट विल बी, अगर मैं इसकी वैल्यू मालूम करना चाहता हूँ तो ये बनेगी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू साइन थीटा। परपेंडिकुलर होगा h साइन थीटा के बराबर, चूँकि इस वाले कंपोनेंट को मैं कहूँगा w पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, और इस की जगह में लगा देंगे w पैरेलल इज़ इक्वल टू, या w इज़ इक्वल टू h की जगह लगा देंगे w, और ये साइन थीटा। w बेसिकली mg है, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है ये आएगा mg साइन थीटा। ठीक है, और अगर आपको ये पूछा गया हो कि इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होगा, तो वो कौन सा होगा? mg cos थीटा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्लैरिटी के साथ मालूम होना चाहिए है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और उसकी स्टेटमेंट क्या है? दैट अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड। व्हाट इज द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द पार्टिकल? तो आप देखें सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या करता है? वर्क नहीं करता। क्यों? उसकी बेसिक वजह क्या है वो भी आप यहाँ पर जान लें कि अगर आप ये एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और इस सर्कल में आप ड्रॉ करते हैं किसको? सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन ये है, और ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल पाथ में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है इस तरह से। सो हर जगह पर इस वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी और f के दरमियान एंगल बनता है 90। वेलोसिटी से बनती है आपके पास क्या? डिस्प्लेसमेंट।
तो इसका मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल 90 है, और उस वक़्त आपके पास ज़ीरो क्या होगा, वर्क होगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग वर्क मिलेगा दैट विल बी ज़ीरो। Next question is that a block of mass m is attached to a string and is moving in a vertical circle. What is the minimum speed required for the block to complete one circle without falling? ऑप्शंस आपके पास गिवन है, जी आर होल अंडर द रूट, 2 GR होल अंडर द रूट, 3 GR होल अंडर द रूट एंड 4 GR होल अंडर द रूट। तो अब इस सिचुएशन में जो फिगर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि बेसिकली ये एक वर्टिकल सर्कल आप समझ लें। ठीक है, और इस वर्टिकल सर्कल में ये ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर ये पूरा चक्कर काटेगा, इधर भी होगा। सो इस तरह से यहाँ पर जो वो क्वेश्चन ये है कि कौन सी मिनिमम से मिनिमम स्पीड होगी जिसमें ये यहाँ से गिरे ना। ठीक है, मतलब ये स्ट्रिंग जो यहाँ से इसको कंट्रोल कर रही है, ये स्ट्रिंग की डायरेक्शन में यहाँ से चलते हुए ये यहाँ से गिरे ना। तो गिरने ना गिरने की जो कंडीशन है वो इन्होंने सिंपल किसके लिए शो की हुई है, टॉप की। तो टॉप के लिए अगर आपको क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है, तो दायरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी आपके पास सेंटर की तरफ, जो है mv²/r। ठीक है, और वेट की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, एंड एक्चुअली द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द वेट। तो अब अगर आप वेट को mg इज इक्वल टू mv²/r के साथ इक्वेट कर दें, इसमें सिंपल m को कैंसिल कर दें, v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी gr अंडर द रूट, इस r को इधर शिफ्ट कर देंगे, v² को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लिया, और आपके पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है दैट अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड with an initial velocity v. What is the time taken by the particle to reach the maximum height? ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है किस से, इनिशियल वेलोसिटी v से, और टाइम क्या करना है, मैक्सिमम हाइट तक मालूम करना है। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास वो प्रोजेक्टाइल वाला वो केस नहीं है जिसमें एंगल दिया गया है, मतलब एग्जैक्टली ये ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका गया है, तो इस वजह से यहाँ पर जो आपके पास इक्वेशन यूज़ होगी दैट विल बी वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई माइनस जी टी। अब अगर मैं यहाँ पर वी एफ की वैल्यू ज़ीरो लगा दूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल यहाँ पर पहुँच गया है हाईएस्ट पॉइंट पर। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू ज़ीरो लगा दें, ज़ीरो इज़ इक्वल टू वी आई की जगह वी लगा दें, माइनस जी टी, टाइम की वैल्यू आपको मालूम करनी है, वी को इधर शिफ्ट कर दें, माइनस वी बन जाएगा, इज़ इक्वल टू माइनस जी टी, माइनस माइनस कैंसल, और फिर उसके बाद दोनों साइड को जी पे डिवाइड कर दें, जी भी कैंसिल हो जाएगा, जवाब आपके पास क्या आ जाएगा, v/g। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज v/g। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दैट अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, व्हाट इज द शेप ऑफ द कार्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। गौर करें, क्या है, कार मूव कर रहा है एक स्ट्रेट रोड पे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कार्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ज़ाहिर है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ऑलरेडी हम ये पॉइंट मेंशन कर चुके हैं कि या तो स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप होगा, स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप होगा। वो कह रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ पर क्या हम लेंगे, पॉजिटिव। तो अभी जो कुछ देर पहले मैंने आपको फिगर आपके सामने ड्रा की थी, तो यह हो जाएगा v वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसमें एग्जैक्टली ये वाला आपके पास पैटर्न होगा। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है, इसको बिल्कुल सीधा कर लें, बिल्कुल स्ट्रेट। तो इस सिचुएशन में ये आपको प्रोवाइड करेगा पॉजिटिव स्लोप बनेगा, और ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। सो अ स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप।
ओके, ये 14th वाला क्वेश्चन जो है उसको आप थोड़ा सा देख लें कि अ ब्लॉक ऑफ mass m is placed on a horizontal surface, a force F is placed to the block, applied to the block causing it to accelerate at a rate a. What is the coefficient of kinetic friction between the block and the surface? तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था लेकिन वो फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए था। तो आप देखें इसमें जो सोल्यूशन है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। कंडीशन के मुताबिक दो फोर्सेस हैं, एक F है और दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ये बराबर है किसके, ma के। m उसका मैस है और a उसकी एक्सेलरेशन है। और फोर्स ऑफ जो F जो है वो बेसिकली हमने यहाँ पर किनेटिक फ्रिक्शन के तौर पे यूज़ की हुई है, ठीक है। सो किनेटिक फ्रिक्शन के लिए हम जो इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू म्यू के इंटू एन, ठीक है। म्यू के बेसिकली किनेटिक फ्रिक्शन है और एन जो है वो नॉर्मल फ्रिक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है। और नॉर्मल रिएक्शन जो है ये बेसिकली किसके बराबर होता है, एम जी के। सो इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन मॉडिफाई होकर बनेगी वो बनेगी इस तरह से, एफ माइनस म्यू के इनटू एम जी, ये एफ की जगह वाले मैंने लगा दिया स्मॉल एफ की जगह, एंड दैट विल बी इक्वल टू एम ए, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। एम ए को हमने कर दिया शिफ्ट लेफ्ट की तरफ, नेगेटिव साइन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और म्यू के इंटू एम जी को शिफ्ट कर दिया राइट साइड की तरफ, ये प्लस साइन के साथ आ जाएगा। और अब चूंकि मुझे किनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चाहिए है तो एम जी को मैं क्या कर दूंगा, दोनों साइड पे डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जवाब आ जाएगा एफ माइनस एम ए ओवर एम जी। तो यहाँ पर ऑप्शंस मैंने लिखे थे लेकिन वो सही तरह से टाइप नहीं हुए पीडीएफ कन्वर्जन में। सो इस वजह से आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है किनेटिक फ्रैक्शन का दैट विल बी एफ माइनस एम ए ओवर एम जी, ठीक है। ये आपके पास इसका जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, a particle is moving in a circular path with a constant speed. If the radius of the circle is doubled, what will be the effect on the particle's centripetal acceleration? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको पता है v स्क्वायर बाई r के बराबर होती है। तो चूंकि इस इक्वेशन में तीन चीज़ें हैं, v को हमने क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। तो ऑब्वियसली अब अगर नई एक्सेलरेशन में मालूम करता हूँ ए सी प्राइम विद स्पीड कांस्टेंट और r की जगह मैं लगा देता हूँ r प्राइम जो कि 2r के बराबर है। सो ए सी प्राइम हमारे पास आएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। इसमें v स्क्वायर बाई r पहली एक्सेलरेशन है तो बन जाएगा हाफ इंटू ए सी। सो इस तरह से हमारे पास जो नई एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगी, पहली एक्सेलरेशन के हाफ हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें सेशन में करेंगे। अभी तक ये जो क्वेश्चंस हैं आप इस पर प्रैक्टिस करें, कोशिश करें। आई विल ट्राई कि रात तक मैं एक दूसरी भी वीडियो अपलोड कर लूँ रिगार्डिंग दी मैकेनिक्स पोर्शन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें कि अगर अगेन मैंने स्टार्ट में भी आपसे कहा था कि जो टॉपिक्स हैं या MCQs हैं ताकि उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए। थैंक यू।